नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं। ऐसे विषय लेकर आपके लिए आते हैं जो कि खेती से संबंधित हो और जिन पर चर्चा करके हम आपके लिए कुछ समाधान निकाल सकें, जिससे कि आपको खेती किसानी में सहायता मिल सके और साथ ही साथ आपका मुनाफा भी जो है वो बढ़ सके। तो आइए सबसे पहले आपको रूबरू करवा देते हैं और आपको बता देते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज के विषय होने वाले हैं जैविक खेती का प्रबंधन और साथ ही बात होगी बेर व अनार की खेती के बारे में। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स नोट करें 1800113060, 1800113061। नंबर टोल फ्री है। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस आप सभी से हर बार की तरह एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में अगर आप आकर अपने प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर पर विशेषज्ञों के पास आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे पाएगी और आपको समाधान भी मिल पाएगा। आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जैविक खेती पर प्रबंधन पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर YS शिवे जी। डॉक्टर शिवे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ ऑनलाइन जो हैं वो मौजूद हैं बेर व अनार की खेती के संबंध में हमें जानकारी देने के लिए डॉक्टर पिंटू मीणा जी। डॉक्टर मीणा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। तो बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में चर्चा के लिए हमारे दोनों ही विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूद हैं और फिर आइए देर किस बात की, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, जैसे कि आज का हमारा विषय है जैविक खेती का प्रबंधन और कई बार हम इस बारे में बातचीत भी करते हैं। एक समय था जब जैविक खेती ही किसान किया करते थे, फिर एक दौर ऐसा है जब रासायनिक खेती की ओर मुड़ गए ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे मिट्टी की जो शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो भी नष्ट होने लगी और धीरे धीरे हमारी सेहत पर भी असर पड़ने लगा। लेकिन एक बार फिर समय ने पलटी मारी है और जैविक खेती की ओर दोबारा किसान बढ़े। जी देखिए, जैविक खेती जो है एक ऐसी पद्धति है खेती करने की जिसमें हम जो है अपना पोषक तत्व का प्रबंधन जो है जैविक संसाधनों से करते हैं। जैसे कि हमारा फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबर की खाद है, या वर्मी कंपोस्ट है, या सिटी वेस्ट कंपोस्ट है जो टीट की हुई होती है, या हमारा जो है क्रॉप रेजिड्यू है, क्रॉप रोटेशन है, ग्रीन मैन्योरिंग है, बायो फर्टिलाइजर से, इनके माध्यम से जो है हम पोषक तत्व का प्रबंधन करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम कोई भी यदि कीड़े मकोड़े आते हैं तो उनको भी जो है हम कीड़े मकोड़ों को जो है हम नीम के तेल से या किसी और पद्धति से जो है उसके कंट्रोल करते हैं। किसी भी हम इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जैविक खेती के अंदर नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ हम जो खरपतवार नियंत्रण का करने का कार्य है वो उसको भी जो है हम इंटरकल्चर ऑपरेशन के माध्यम से ही करते हैं। निकाई गुड़ाई करने के उससे ही करते हैं, जैसे कि कसोले से, खुरपी से, किसी भी हम खरपतवार नाशी का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये जो जैविक खेती है ये पहले से ही हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन क्योंकि उस समय हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ी और हमें खाद्यान्न की ज़रूरत थी तो हम जैविक खेती से बदल के जो हम आधुनिक खेती की तरफ गए। लेकिन अब जो है जैविक खेती को सरकार भी बढ़ावा दे रही है और इसको जो है परंपरागत खेती के माध्यम से जो है जैविक खेती को, तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब जैविक खेती जो है जहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे किसान इसको कर सकते हैं और जहाँ पे जो है मतलब ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो उन सभी जगह मतलब नहीं कर सकते इसको। लेकिन कुछ जो हमारी फसलें हैं जिनमें हम कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिनमें हम इनको ऑर्गेनिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सिक्किम स्टेट पूरा ऑर्गेनिक है और जो नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट हैं वहाँ भी जो है ऑर्गेनिक खेती हो रही है। और यहाँ पे भी जो है मतलब सबसे ज़्यादा खेती जो ऑर्गेनिक की जो है मध्य प्रदेश के अंदर होती है। तो इस तरीके से और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत सी कमोडिटी जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के बाद में, विशेषकर जो है जो तिलनी फसलों का जो है हम निर्यात कर रहे हैं। और इसके साथ हम मसाले हैं, अदरक है, ऐसी चीज़ों का जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हाई वैल्यू की क्रॉप्स हैं। तो आगे आने वाले समय में जहाँ पे हम मतलब बहुत ज़्यादा हमने सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज किए हैं, पेस्टिसाइड यूज किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी 2-3 चीज़ें जो हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसे मिट्टी है या जलवायु है, या इसके साथ साथ जो हमारी
वन्य जीव हैं और या हमारे साथ साथ जो है मिट्टी की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी जो बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ा है, तो उसको दोबारा से जो रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है अपनाने की ज़रूरत है। इससे जो है आय भी बढ़ेगी किसानों की और हमारी जो वातावरण है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति है, ये सारी, और जो खाने वाले जो प्रोड्यूस है उसमें भी किसी पेस्टिसाइड का वैसा जो है अवशेष नहीं होगा। तो बिल्कुल अवशेष फ्री जो है उनको जो है कम्युनिटी मिलेगी। कोई भी, चाहे अनाज है, चाहे दालें हैं, चाहे मसाले हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जी हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले समय में, जैविक खेती बहुत अच्छा है किसानों के लिए। खेती जो है वो बहुत अच्छी है किसानों के लिए भी, और साथ ही साथ पर्यावरण की अगर बात करें उस लिहाज से भी। और इस पर डॉक्टर शिवे ज्यादा जानकारी आपसे जरूर लेंगे, जो तमाम इसमें मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं जैविक खेती पर आधारित एक खास रिपोर्ट। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कमजोर कर वातावरण को प्रदूषित किया, इससे उत्पादन में कमी आने लगी। वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग ना करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। जैविक खाद का इस्तेमाल करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता और सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार होता है। साथ ही मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। इसके अलावा जैविक उत्पादों का लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि बेहतर स्वास्थ्य की चाहत ने लोगों का फिर से जैविक फसलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और जैविक फसलों की तेजी से मांग भी बढ़ने लगी है। साथ ही बाजारों में इसका दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे किसानों को मुनाफा हो रहा है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं डॉक्टर मीणा का। डॉक्टर मीणा, क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं बेर और अनार की खेती के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बेर और अनार की खेती हमारे देश में प्रमुखतः कहाँ होती है और किस मौसम में जो है उसकी खेती करना ज्यादा लाभदायक होता है? किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि आप शुरू से ही सुनते आए हैं, एक अनार 100 बीमार। इससे साफ जाहिर होता है कि अनार का हमारे मानव जीवन में या हमारे स्वास्थ्य के प्रति क्या महत्व है और किस तरह इसकी जरूरत और किस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट फसल है। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड में, दोनों को साथ लेके चलेंगे, बेर की भी बात करते हैं तो बेर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा अनार की। अनार हमारे देश में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इनके जो आसपास का हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पे अनार की खेती मुख्यतः की जाती है। आजकल इसका महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान और गुजरात में भी बहुत ज्यादा मात्रा में अनार के बागान आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो अनार है इसकी कब खेती की जाती है, ये जैसे कि मैडम का क्वेश्चन था, तो इसका सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूंगा। अनार की बागवानी के लिए अब जो ये चल रहा है, यानी कि बरसात के सीजन में, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों महीने अनार की फील्ड में अनार के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए या अनार के बाग लगाने के लिए ये बहुत उपयुक्त समय है। दूसरा, जब हम जैसे ही हम आते हैं बसंत सीजन में, फरवरी और मार्च का महीना भी किसी भी आप जैसे जो हमारी उद्यान की फसलें हैं जिसमें हम बगीचों की मुख्यतः बात करते हैं,
चाहे वो अनार का हो, चाहे बेर का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे पपीता का हो या दूसरी क्रॉप का हो। मुख्यतः हम 2 ही टाइम पे बगीचे लगाते हैं, एक तो बरसात के सीजन में, दूसरा बसंत सीजन में। तो ये तो आपका इसका लगाने की बात हुई। तीसरी हम जब बात करते हैं इसके बेर के बगीचों की, तो बेर मुख्यतः राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है, कम पानी में हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र में भी काफी अधिक मात्रा में किया जाता है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा का बेर काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे उत्तरी भारत के अंदर बेर की खेती बहुत की जाती है। और आजकल इसका जो स्कोप है, इसका जो क्षेत्रफल है, वो पहले की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पानी की समस्या है, इसमें रोग और बीमारियां दूसरे फसलों की तुलना में कम लगती हैं, इसलिए काफी अधिक मात्रा में ये हमारे बीच में प्रचलित हो रहा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर मीणा, इस विषय में आपसे भी जानकारी आगे ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट। अनार और बेर की खेती शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। साथ ही दोनों में जलवायु की प्रतिकूल दशाएं सहन करने की क्षमता भी होती है। इसकी बागवानी वैसे तो सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन और अच्छे आकार व गुण वाले फल उत्पादन के लिए शुष्क व गर्म जलवायु बेहतर है। किसान स्थान और जलवायु के हिसाब से ही उन्नत किस्मों का चुनाव करें। पौध तैयार करने के लिए बीज बुवाई कर नर्सरी तैयार की जा सकती है। अनार में प्रवर्धन विधि से भी बाग तैयार किए जा सकते हैं। इसमें किसान इस बात का खास ख्याल रखें कि कलम के लिए ऐसी टहनियों का चयन करें जो करीब 1 वर्ष की पकी हुई हों। अनार के बाग लगाने के लिए मई माह में ही गड्ढे तैयार कर लेना चाहिए। रोपाई करने का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है। इस दौरान जरूरी उर्वरक की मात्रा भी देनी चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए समय समय पर पौधे की काट छांट करते रहना चाहिए। इसके अलावा शुरू के 3 वर्षों में जब तक फल नहीं आते, उर्वरक को 3 बार जनवरी, जून और सितंबर माह में देना चाहिए। चौथे वर्ष में जब फल आने लगे तो 2 बार उर्वरक देना चाहिए। इसी तरह बेर के पौधे लगाने की तैयारी भी मई और जून के महीने में कर लेनी चाहिए और पहली बारिश के साथ जुलाई माह में ही पौधों की रोपाई करनी चाहिए। बारिश न होने की स्थिति में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बेर में कटाई छटाई का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुरू के वर्षों में मूलवृंत से निकलने वाली शाखाओं को समय समय पर काटते रहें। कटाई छटाई करने का सबसे बेहतर समय मई का महीना होता है। इसके अलावा पौधों को रोग और कीटों से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। तो अभी आपने बेर और अनार की खेती के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट देखी और आपको एक बार फिर से जो आज के कार्यक्रम के विषय है वो दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के प्रबंधन के बारे में और साथ ही बात होगी अनार और बेर की खेती के संबंध में। अगर आप इन दोनों ही विषयों के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1800113060 और 61 ये हमारे फ़ोन नंबर हैं और इन पर आप फ़ोन करके अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर मीणा और डॉक्टर शिवे हमारे साथ मौजूद हैं। अब आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, जैसे कि अभी हमने जैविक खेती के संबंध में एक खास रिपोर्ट भी देखी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कितना डिफिकल्ट जो है वो कितना असाधारण होता है जैविक खेती करना, क्योंकि आज भी हमारे कई किसान ऐसे हैं जिनके अंदर ये भ्रांति है कि जैविक खेती करने से उत्पादन जो है वो कम मिलता है। तो क्या ये काफ़ी डिफिकल्ट रहता है उनके लिए जैविक खेती करना, या फिर आज भी वो उसके तरफ जाना नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जैविक खेती जैसे हम कन्वेंशनल खेती कर रहे हैं आजकल, जिसमें रसायनों का अनाधुंध उपयोग कर रहे हैं और पेस्टिसाइड का जो हमारी यूरिया है, DAP है, MOP है, इन सब का यूज कर रहे हैं। तो जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग से, ट्रेडिशनल फार्मिंग से जब हम और जैविक खेती की तरफ जाते हैं तो शुरू में कन्वर्जन पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है।
तो जैसे हम कन्वेंशनल फार्मिंग से ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहेंगे तो शुरू के दिनों में थोड़ा हो सकता है उत्पादन कम मिले, क्योंकि फसल को उस तरीके से उगने की आदत पड़ जाती है कि वो जो है यूरिया डाल के अच्छी दिखाई देती है, एकदम अच्छी दिखाई देती है। इसके अंदर जब हम गोबर की खाद लगाएंगे या हम गली सड़ी जो है कोई भी और हरी खाद वगैरह डालेंगे या हम बायो फर्टिलाइजर डालेंगे या हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो वो धीरे धीरे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से जो है ये देखा गया है कि यदि हम कन्वेंशनल फार्मिंग से जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं तो शुरू में थोड़ी जो है पैदावार कम मिलती है, और विशेषकर जो है उन क्षेत्रों में कम पैदावार मिलती है जहाँ पे हम मतलब सीरियल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम करते हैं, जहाँ पे हम जैसे धान गेहूँ फसल चक्र अपनाते हैं उस तरीके से। लेकिन हमारे अनुसंधानों से और दूसरे क्षेत्रों के अनुसंधानों से ऐसा देखा गया है कि शुरू में जो है ज़रूर जो है 10 से 35% के लगभग ईल्ड कम मिलती है, लेकिन 4-5 साल के बाद में जो है ईल्ड जो है स्टेबलाइज हो जाती है और लगभग उतनी ईल्ड मिलती है। तो उस तरीके से हम ये कहते हैं कि जैविक खेती जो है जहाँ पे जो है हम सीरियल बेस्ड सिस्टम कर रहे हैं उसमें जो है हम पल्सेस को जरूर लगाएं। पल्सेस में हमारे जैसे 2 दाल वाली फसलें हैं, अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, इन सबको जो है या मसूर है, इनको सबको लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हम जिन क्षेत्रों में हम तिलनी फसलें कर रहे हैं वहाँ पर लगानी चाहिए, या हम जहाँ पे जो है वेजिटेबल जो है हमारी बहुत सी सब्जियां हैं उनकी खेती जो ऑर्गेनिक के रूप में करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी ज़रूर पैदावार कम मिलती है, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद में जो है यील्ड स्टेबलाइज हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि हमारे प्रेडेटर्स हैं या पैरासाइट्स वगैरह जो हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो हो जाते हैं मिट्टी के अंदर भी और फसलों पे भी, और डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। हम एक ही फसल ना लगा के कई फसलें लगाते हैं, फसल चक्र एक तरह से कह सकते हैं, फसल चक्र भी अपनाते हैं। और उसके साथ साथ जो है फसल चक्र तो होता ही है, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग है या इंटर क्रॉपिंग है, अंतः फसलीकरण है, उसका भी उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी ईल्ड कम मिलती है, लेकिन 4-5 साल के बाद में जो है ईल्ड लगभग बराबर हो जाती है। हालांकि यदि कम भी थोड़ी मिलती है, 10 से 15% ईल्ड कम भी मिलती है, तो उनको जो है प्रीमियम प्राइस मिलती है, क्योंकि आजकल डिमांड बढ़ रही है। सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो जागरूक हो गए हैं, और जागरूक होने पे जो है उनको जो है इस तरीके से जो कोई भी जो है प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ती चली जा रही है जो जैविक खेती की है। जी बिल्कुल, तो इस के बारे में हम ज़रूर जो है वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। किसान में जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती प्रबंधन की, और साथ ही बात हो रही है बेर और अनार की खेती के बारे में भी। अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कीजिए। 1800-113-06 और 6 एक ही हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। डॉक्टर YS शिवे और डॉक्टर मीणा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर मीणा का। डॉक्टर मीणा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शायद किसी कारण
जी डॉक्टर मीणा, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मैम, जी मैम। जी डॉक्टर मीणा, अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि बेर की खेती जो है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं और कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूंगा कि बेर की जो खेती आपको करनी है, उसके पहले किसी भी प्रकार की आप यदि बगीचे की खेती करते हैं तो पहले से तैयारियां आपको चालू कर देनी चाहिए। जैसे कि यदि इन दिनों आपको बेर लगाना है, यानी कि मानसून के सीजन में बेर लगाना है, तो आपको लगभग 1 महीने पहले, यानी कि आपको जून या मई या जून के महीने में, हो सके तो मई के महीने में आपको गड्ढे खुदवा करके तैयार कर लेना चाहिए। जो गड्ढे की साइज होती है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से 3 फीट गहरा, 2-3 फीट चौड़ा और 2 मतलब 3x3 के साइज में आपको लेना है। अब जो गड्ढे की साइज आपने ली, उसको लगभग आप 15 से 20 दिन या 1 महीने तक उसको धूप में तपने दें, यानी कि सोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। सूर्य की जो लाइट है उसके वजह से उसमें जब वो सोलराइजेशन होगा तो उसके अंदर जितने भी जो हानिकारक कीट होंगे, हानिकारक उसमें बीमारियां होंगी, वो सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब वहां से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप जैसे ही मानसून का सीजन आए, उससे पहले उसमें देसी गोबर का खाद, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्यूर बोलते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर शिवे साहब ने भी बताया कि जैविक खेती में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है, तो हमें फार्म यार्ड का उपयोग करना है। देसी गोबर की खाद जो सड़ी हुई हो, यानी कि जो पुरानी खाद हो, वो आपको ताजा गोबर की खाद कभी भी अपने खेतों में ना डालें, अन्यथा आप उसमें कीड़े और बीमारियां फ्री में लेकर के आते हैं। उसके बाद में जो कीटनाशक दवाई, जैसे आपने लिया फॉरेट ले लिया, आप उसके बाद में क्लोरो, आप इमिडा या दूसरी जो हमारी काफी सारी कीटनाशक दवाइयां और भी आ रही हैं मार्केट में, उनका आप प्रयोग प्रति गड्ढे में करें। उसके बाद जी डॉक्टर मीणा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। सबसे पहले उनका जो कॉल है वो शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम, मेरे ऐसा प्रश्न है कि मैंने अनार की खेती लगाई है, लगानी थी मेरे को। अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न पूछिए कृपया करके। हाँ चलेगा चलेगा मैडम। मेरे को अनार की खेती लगाने की मैडम जी। अनार और बेर लगाने की है। अनार और बेर आप लगाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? हाँ सर से बात करनी की, मेरे को कितने बाई कितने खड्डे पर लगाने की और वैरायटी कौन सी लगाने की। बिल्कुल, तो डॉक्टर मीणा, इन्होंने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया, बाबा साहिब जी ने, और इनका भी प्रश्न वही है कि ये अनार और बेर की जो है वो खेती करना चाहते हैं और साथ ही साथ अच्छी किस्मों के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपको उसी के जो बेसिक जानकारी है वहीं से मैंने चालू किया था। सबसे पहले गड्ढा भरने का या गड्ढा बना करके उसको कंप्लीट करने का जो प्रोसीजर जिसको अपन कंटिन्यू करते हैं, ये सारी फसलों जैसे बेर और अनार, स्पेशली बेर और अनार में दोनों में ये लगभग प्रोसीजर सेम सा रहता है। इसमें 2 चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक तो पौधे से पौधे की दूरी, दूसरा पंक्ति से पंक्ति की दूरी, यानी कि गड्ढा आपको कहां बनाना है। तो बेर और अनार के केस में आप 5x5 यानी कि 5 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, 5 मीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पे आप गड्ढा तैयार करवाएं। अब जैसे ही आपने उसमें गोबर की खाद डाली, आपने उसमें जो कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाइयां डाली, उसके बाद में आपको उसमें जैसे यदि 1 साल का आपका पौधा हो जाता है, उसके बाद में आपको यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट आप पहले से उसमें मिला सकते हैं। 100 से 150 ग्राम आप उसमें डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। ये सारा फर्टिलाइजर्स का आपका डोज कंप्लीट होने के बाद में आप उस गड्ढे को लगभग जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक भर दें। अब जैसे ही आपकी 1-2 बरसातें होती हैं या जब आपकी बरसातें होने लगे, तो वो जो पूरी तरह से उसकी जमीन की नमी है, जो वो हीट जितनी उस जमीन के अंदर है, उस देसी गोबर के खाद की जो हीट है, वो 2-3 बरसातों में ठंडी हो जाती है। यानी कि उसके अंदर की जब गर्मी खत्म हो जाए और जब अच्छी बरसात हो जाए, उसके बाद आप उसमें प्लांटेशन करें। अब आप जो पौधे की, आपने दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि उन्नत किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, मैं हमेशा आप लोगों से जब भी डीडी किसान के माध्यम से आपसे लाइव जुड़ता हूं, तो हमेशा एक चीज कहता हूं, आप चाहे सब्जियों की खेती करें, चाहे फलों की खेती करें, चाहे आप खाद्यान्न फसलों की खेती करें, यदि आपने उन्नत बीजों का चयन करना सीख लिया, तो आपने आधी सी खेती, आपने एक तरह से आधी 50% काम आपका पूरा हो गया। इसमें क्या करना है, जैसे आपको बात करनी है अनार की उन्नत किस्मों के बारे में।
तो अनार की जो अभी सबसे अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ पे चल रही है वो भगवा वैरायटी है। भगवा वैरायटी जिसको हम सिंदूरी के नाम से भी जानते हैं, सुपर भगवा भी उसका एक मॉडिफाइड अभी आया है, उसका सुपीरियर जो सिलेक्शन है वो सुपर भगवा आया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अरक्ता है, रूबी है, गणेश है, ये वैरायटियां तीनों चारों का अच्छा अभी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन प्रायोरिटी पे यही रखें कि आपको सुपर भगवा का पौधा आप बगीचा आप लगाएं, क्योंकि ये इसलिए ज्यादा अच्छा है, इसका साइज बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है और दिखने में एकदम रेड कलर का है, अच्छा दिखने में भी अच्छा, शाइनिंग बहुत अच्छी है फ्रूट के ऊपर और इसमें रोग और बीमारियां दूसरे किस्मों की तुलना में कम आती हैं। तो ये तो बात होती है आपकी अनार की उन्नत किस्मों के बारे में। अब दूसरे हम बात करते हैं बेर की उन्नत किस्मों के बारे में। तो आजकल हमारे किसान भाइयों के सामने हम जैसा कि फील्ड में देखते हैं, दो बड़ा प्रचलन आजकल कुछ पिछले सालों में चलने लगा है, थाई एप्पल। थाई एप्पल में आजकल दो वैरायटी आने लगी हैं, एक ग्रीन वाली जिसको हम एप्पल सेब बोलते हैं, एप्पल बेर भी बोलते हैं उसको, उसका साइज लगभग छोटे टमाटर के जितना साइज होता है और उसकी दो वैरायटियां हमारे यहाँ पे काफी प्रचलन में आई हैं। एक तो ग्रीन जो कि हरा रहता है, दूसरा रेड जो लाल बेर होता है। तो ये दो तो आप बात करते हैं यदि थाई एप्पल की तो उस कंडीशन में है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे प्रचलित हैं वो है हमारी एक तो गोला है, सेब है, उमरान वैरायटी है। ये तीनों चारों वैरायटी हमारे यहाँ पहले से प्रचलन में चल रही है। गौमा कीर्ति इसकी एक अच्छी किस्म CISH बीकानेर ने निकाली है। तो ये तीनों चारों किस्में बेर की बहुत उन्नत किस्में हैं। अब किसान भाइयों को मैं एक चीज और यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके साथ अक्सर एक धोखा होता है प्लांटिंग मटेरियल खरीदने में, यानी कि जो आप पौधे खरीदते हैं उसमें हमारे किसान भाइयों के साथ कई बार धोखा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हो सके तो जो रिलायबल सोर्सेज है, रिलायबल सोर्सेज मतलब जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकें, यानी कि सरकारी संस्थान पहली प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए। आप जब पौधे खरीद रहे हैं तो सरकारी संस्थान से खरीदें। यदि किसी कारण बस आपके क्षेत्र में सरकारी संस्थान नहीं है तो दूसरी जो रजिस्टर्ड नर्सरी है, जिनका कृषि विभाग, उद्यान विभाग के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनसे आप खरीदें। और तीसरा बात, यदि आप किसी प्राइवेट पर्सन से खरीदते हैं तो वो आपका जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, अच्छा व्यक्ति हो, अच्छी नर्सरी जिसकी चल रही हो, उस व्यक्ति से आप लें और पक्का बिल लेना ना भूलें। जी बिल्कुल, क्योंकि आप यदि पक्का बिल लेते हैं तो आपको NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और हमारे उद्यान विभाग के माध्यम से, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारों के माध्यम से कई फसलों पर कई जिलों में अलग-अलग डॉक्टर मीना हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं ओडिशा से, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी बोलिए। हाँ सर। गोकुल प्रसाद जी बोल रहे हैं? हाँ जी, गोलक प्रसाद मलिक बोल रहा हूँ जी। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मेरा प्रश्न है, हम कुछ लगाए हैं, बेर का ट्री लगाए हैं जी, लेकिन 3 साल हो गया, उसका कोई फल नहीं आ रहा है। 3 साल हो गया है? हाँ जी जी, तो आप इसके संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? प्लीज रिपीट करेंगे? हाँ, किस लिए वो फल नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए उसको हमको थोड़ा बताएं। जी डॉक्टर मीणा, 3 साल हो गए हैं बेर का जो उन्होंने लगाया था पेड़, लेकिन अभी तक उसमें फल नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? ओडिशा से इनका कॉल था। मैडम, इसमें क्या होता है, जैसे बेर में जो बीजू पौधे होते हैं, यानी कि जो बीज के द्वारा तैयार किए हुए पौधे होते हैं, उनमें फ्रूटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। और जो हमारे जैसे हमारे जो दूसरे पेच बडिंग है या दूसरी वेजिटेटिव मेथड जिसको हम बोलते हैं, वानस्पतिक रूप से जो हमारे पौधे तैयार किए जाते हैं, उनमें फलन जल्दी आ जाता है। अमूमन जब हम एप्पल बेर की बात करते हैं, थाई एप्पल जिसको हम बोलते, वो एप्पल सेब जिसको हम बोलते हैं, उसमें लगभग साल भर बाद में फल आना चालू हो जाता है। हमारी दूसरी जो वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटीज है, उनमें भी फल आना चालू हो जाता है। अब इस कंडीशन में जैसे कि किसान भाई से मैं पूछ नहीं पाया था और उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या उन्होंने जो तैयार किया है वो बीजू पौधा है या ग्राफ्टेड, मतलब जो ग्राफ्टेड है, पेच बडिंग, जो बडेड वेजिटेटिव रूप से जो तैयार किया हुआ पौधा है वो है। अब यदि बीजू पौधा है तो आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। साथ ही साथ उसमें जो प्रॉपर तरीके से जो पोषक तत्वों की संख्या मात्रा है, जैसे आपको लगभग 30 किलोग्राम FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जो पुराना आपका है गोबर का खाद, देसी गोबर का खाद, वो गाय, भैंस, बकरी किसी का भी हो सकता है, उसका आप ढंग से गुड़ाई करें
और उसके बाद में एक काम और हम लोग किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जी। बेर के केस में आपको प्रूनिंग और ट्रेनिंग यानी कि काट छांट का विशेष ध्यान रखना होता है। आप जैसे ही आपका अप्रैल और मई का महीना आता है, आप पूरी तरह से बेर के जो मोटी मोटी शाखाएं होती हैं, बड़े शाखाएं, उनको पूरी तरह से काट दें, यानी कि हेडिंग बैक जिसको हम बोलते हैं, पूरी तरह से उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि बेर में जो फल आता है वो नई शाखाओं के ऊपर बनता है और नई शाखाएं आप उसमें तभी आएंगी जब आप पुरानी शाखाओं को हटा देंगे। अब यदि किसान भाई के यहाँ पे जैसे पहली बार बिल्कुल यदि बेर नहीं आया है तो आप उसमें पोषक तत्व प्रबंधन प्रॉपर तरीके से कीजिएगा और जैसे ही आपका पोषक तत्व प्रबंधन अच्छा होगा निश्चित रूप से आपके उसमें फलन भी होगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे ये जानकारी तो जो है वो उनके जरूर काम आएगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के प्रबंधन के बारे में और साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं बेर और अनार की खेती के संबंध में। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, जैसे कि विज्ञापनों के जरिए भी बताया जा रहा है, हर बार प्रोत्साहन दिया जाता है किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए, जैसे कि अभी भी हमने इस एड ब्रेक में देखा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की आर्थिक सहायता किसानों को दी जा रही है जैविक खेती करने के लिए? हाँ देखिए, ये जो है गवर्नमेंट जो है, जो हमारे समूह बना के जो है परंपरागत खेती और जैविक खेती को आगे बढ़ा रही है और इसमें जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है वो ज़्यादा लेके आ रही है। यानी कि 50 किसानों का समूह बनाया जाता है एक क्षेत्र में और उनकी जो है ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई यदि 50 किसान जुड़ जाएंगे आपस में तो उन एक क्षेत्र बन जाएगा किसी फसल के लिए। तो वहाँ पे किसान जो है, किसानों के लिए वन टाइम ग्रांट जो है वो 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है। जो किसान भाई परंपरागत खेती से हटके जैविक खेती करना चाहते हैं तो उस तरीके से जो है उनको एक समय ग्रांट जो है 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे रही है। और इसमें काफ़ी किसान आगे आ रहे हैं, समूह बना रहे हैं और जो है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं और इस तरीके से जो है उनके लिए ये फ़ायदा होता है, क्योंकि शुरू में जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ पैदावार कम मिलती है,
तो उस पैदावार कम मिलती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको ये ज़रूरी होता है कि किसानों को कुछ जो है अनुदान दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने जो है हमारा जो बजट पेश किया गया था पीछे, उसमें कुछ परंपरागत खेती के लिए बजट भी अलग से रखा है, उसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। यहाँ तक कि जैसे गवर्नमेंट का जो है विजन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक फसल का एक कमोडिटी को लेके आना है और उसको जो है बढ़ाना है, और उसको जो है हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें तो पूर्ति कर दी है, और उसको डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स और जो हमारे सप्लाई चेन है उसमें लेके आना है। तो इस तरीके से जो है इसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो काफ़ी मतलब अनुदान दे रही है। अनुदान के साथ साथ जो है हमारे जो रजिस्ट्रेशन का है या हमारा सर्टिफिकेशन का काम है उसको भी सरकार ने काफ़ी जो है उसको सरल किया है, और काफ़ी लोग जो है इसमें जुड़ भी रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अनुदान मिलता है उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो उनको जैविक जो भी हमारे इनपुट चाहिए उनको खरीदने में सहायता मिलती है, और जो कुछ ईल्ड कम मिलती है 1-2-3 साल में, जैसे हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, आधुनिक खेती से जैविक खेती की तरफ जाते हैं, तो उसमें ईल्ड का भी हमारा कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दे रही है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट काफ़ी सुविधाएं मुहैया करा रही है, और गवर्नमेंट का विजन है, हमारी भारत सरकार का विजन है कि हम जो है परंपरागत खेती को बढ़ाएंगे और इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि जो है हम अच्छा जो है एक उत्पाद हमारे उपभोक्ताओं को दें, और उपभोक्ताओं को देने के साथ साथ जो है भारत में हम एक्सपोर्ट भी करें, जिससे कि हमको जो है विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सके। और इस तरीके से हमारी जो 2022 तक और हमारा जो विजन है भारत सरकार का किसानों की आय दुगनी करने का, एक अच्छा साधन है, और किसान भाई इसमें आगे भी आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में इसको अपनाएंगे और जो अनुदान का फ़ायदा उठाएंगे, और इसके साथ साथ जो है अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, मिट्टी की सुरक्षा को रखेंगे, और साथ साथ जो है उनकी जो किसानों को आमदनी बढ़ेगी और जो उपभोक्ताओं को अच्छा जो है उत्पाद मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त महाराष्ट्र से मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप कृष्णा जी? मैडम ये मेरा प्रश्न ये है कि मैं बोरी की खेती करता हूँ, बेर की जी। उसके पत्ते है ना मैडम, वो चुरमुरा रहे, अभी गोल गोल के आकार के चट्टे पड़ रहे, इसमें जी कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाए, यही जानना चाहता हूँ। आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहिए, अपना फोन काटिएगा मत। मैं विशेषज्ञ तक आपका प्रश्न पहुंचाती हूं और क्या पता वो सीधा आपसे बात करें। डॉक्टर मीणा। हेलो डॉक्टर मीणा, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? डॉक्टर मीणा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? डॉक्टर मीणा, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, तकनीकी किसी खराबी की वजह से लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लेकिन कृष्णा जी, आप तक आपका ये जो सवाल है वो विशेषज्ञ तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लगातार कार्यक्रम देखते रहिए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवे का। डॉक्टर शिवे, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनकी जैविक खेती जो है वो आसानी से की जा सकती है? और जैसे कि आप बार बार एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा जैसे हम बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिससे कि किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ सके? हाँ, देखिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारी जैसे मसाले वाली फसलें हैं जो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है, और हमारी इसके साथ साथ जैसे बासमती धान की खेती है, बासमती धान का एक्सपोर्ट काफ़ी डिमांड है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में। इसके साथ साथ हमारा ऑयल सीड सोयाबीन का विशेषकर सोया जो उत्पाद है हमारे वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं मध्य प्रदेश से, और दालें हैं इनका भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारी चाय है, चाय बागान जो हमारे आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ से इनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो हमारी सब्जियां हैं, सब्जियों को यदि हम ऑर्गेनिकली उगाएं तो इनका भी एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि यूरोप वगैरह जो है और यूएस वगैरह काफ़ी डिमांड में है जो हमारी जैविक खेती, जैविक माध्यम से उगाई गई हमारी सब्जियां, इनकी डिमांड जो है। तो इस तरीके से जो है ये सब्जियां हैं, फल हैं, फल भी हमारे काफ़ी जो
विशेषकर जैसे किन्नू वगैरह पंजाब में उगा रहे हैं काफ़ी किसान, तो यदि उसको जैविक खेती से उगाएं तो उसका जूस एक्सपोर्ट किया जा सकता है प्रोसेसिंग करके। तो इस तरीके से बहुत सारे, ये हल्दी है, अदरक है, ऐसी बहुत सी ये फसलें हैं जो इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इनसे काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं हम। इवन हमारे मतलब एक, मैं तो एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जैसे आपने मुद्दा उठाया, लेकिन हमारे यहाँ नेशनल डिमांड भी काफ़ी है। जैसे सुपरमार्केट्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या नीड स्टोर हैं, या हमारी सप्लाई चेन यहाँ पे भी काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ भी जो है जैविक उत्पाद की जो डिमांड बढ़ती चली जा रही है और आगे भी बढ़ेगी हमारी जो है इनकी। तो इस तरीके से यदि हम इनको अवेलेबल कराएंगे तो ज़रूर जो है दोनों को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा होगा और किसानों को भी फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इस पद्धति को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर मीणा का। डॉक्टर मीणा, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? जी मैम, आ रही है। जी डॉक्टर मीणा, एक सवाल हमारे दर्शक ने किया था महाराष्ट्र से, कृष्णा जी ने, और वो कह रहे हैं कि वो बेर जो है, बेर की खेती करते हैं, लेकिन कुछ समय से बेर के जो पत्ते हैं वो काफ़ी मुड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे किस तरीके का कारण जो है वो हो सकता है, या क्या ये किसी तरीके की बीमारी है या किसी कीट का प्रकोप है? मैडम, इन दिनों क्या है, बेर के अंदर और नींबू या दूसरी जो फसलें हैं उनमें अभी इन दिनों कीटों का काफी प्रकोप होता है। जैसे ही बरसात का सीजन आता है, काफी सारे कीड़े और काफी सारी फ्लाई, जैसे हम बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई होती है, हमारे अनार में उसका फ्रूट फ्लाई का इफेक्ट आने लगता है। दूसरे जो कीड़े हैं जो पत्तियों को खा जाते हैं या पत्तियों को फोल्ड करने का काम करते हैं, ऐसे कुछ कीड़े वहां पर एक्टिव हो जाते हैं और काफी क्षेत्रों में ये नुकसान इन दिनों देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमारे जो कीटनाशक दवाई हैं, कीटनाशक दवाइयों का आप यदि स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कीड़ों से निजात मिलेगा। दूसरा, आप साफ सफाई विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे किसान भाई करते क्या हैं, बरसात के दिनों में ज्यादा बरसात होने की वजह से प्रॉपर तरीके से बगीचे के अंदर साफ सफाई नहीं हो पाती, कई बार घास फूस खड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से आप यदि जैसे मान लो आपने बेर के ऊपर तो आपने छिड़काव कर दिया, लेकिन जो आसपास की घास है या आसपास की जो दूसरी चीजें हैं उनके ऊपर यदि हम स्प्रे नहीं कर पाते तो वो कीट उनके ऊपर माइग्रेट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोबारा से वो हमारी फसल के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। इसलिए विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास का जो बगीचे के आसपास के जितना भी जो क्षेत्र है वो एकदम साफ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार के घास फूस जो हैं वो ना हो गए, खरपतवार ना हो गए। और आप कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या है इसका भी समाधान होगा। और आप लोगों से, सभी किसान भाइयों से मैं एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, जिस तरह से आप जैसे अपना स्वास्थ्य खराब होता है तो तुरंत आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके ग्राम पंचायत स्तर पर, आपके तहसील स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय पूरे देश भर में स्थापित किए हैं। आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 1 या 2 या कहीं और भी ज्यादा हो सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हमारे बने हुए हैं, जहां प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ वहां पे उपलब्ध होते हैं। तो आप कृपया करके एक बार आप उनसे मिलिएगा, उनसे जानकारी लीजिएगा, आपको दोनों चीजों का फायदा होगा। एक तो सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसकी भी विशेष रूप से जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और दर्शक जो है वो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, केशव जी, नांदेड़ महाराष्ट्र से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए केशव जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। टमाटर, जैविक टमाटर लगाए मैं जी, तो उसके धब्बे गिरे। हाँ, ये टमाटर लगाए हैं जैविक खेती से, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जी अपना प्रश्न जो है वो केशव जी फिर से दोहरा दीजिए। अपनी टीवी की आवाज अगर आप बंद कर देंगे तो हम तक आपका प्रश्न जो है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। हेलो, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी, प्रश्न दोहराइए। जैविक टमाटर में लगाए हैं, उसके ऊपर धब्बे गिरे, धब्बे दिख रहे हैं उसके ऊपर, जैविक तरीके से काले धब्बे, काले धब्बे दिख रहे हैं उसके ऊपर। हाँ, तो उसके कौन सा यूज करना? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से काले धब्बे पड़ते हैं टमाटर के ऊपर।
तो उसके लिए जो हमको पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे ढंग से करना चाहिए। उसके लिए जो गोबर की गली सड़ी खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी जो है वर्मी कंपोस्ट पौधों में लगाइए, क्योंकि उससे जल्दी पोषक तत्व मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यदि मतलब ऐसा लगता है कि आपको कि भाई ये बीमारी वगैरह आ रही है, तो ऐसे ये बीमारी के लिए कोई भी दवा का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना है, बल्कि अच्छे ढंग से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना है। और विशेषकर जो है, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से इस तरीके के काले धब्बे टमाटर के ऊपर आ जाते हैं, तो उसकी पूर्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारी पौधे हैं उनमें जो है वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है, क्योंकि इसमें अवेलेबल पोषक तत्व बहुत जल्दी होते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनको जो है आप थोड़ा थोड़ा लगाइए पौधों के अंदर, तो इस तरह के काले धब्बे जो है आपकी फसल में नहीं रहेंगे। और आगे भी थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरीके से यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको जो है ऐसे पोषक तत्वों के माध्यम से पोषक तत्व प्रबंधन करना है जैविक खेती के अंदर, जिससे कि उनको तुरंत जो है पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आगे आने वाले समय में जब लगाते हैं आप, तो उसमें जहाँ जैविक खेती कर रहे हैं तो हरी खाद का इस्तेमाल जरूर करिए। और हमारे जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल जरूर करिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखिए। और गोबर की खाद जब भी आप लगाएं तो गली सड़ी डालनी चाहिए, कच्ची गोबर की खाद नहीं लगानी चाहिए, जैसे डॉक्टर मीना ने भी कहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो कोई भी क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको हम डिकम्पोस्ट करके उसको फिर रिसाइकिल करना चाहिए अपने खेत के अंदर जो है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब ये आप टमाटर की खेती जो है जैविक खेती से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि आप इसमें जो है जो वर्मी कंपोस्ट मैंने बताई है इसको लगाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे आपके काले धब्बे। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपका समाधान जो है वो डॉक्टर शिवे ने दे दिया है और जल्दी आपकी समस्या जो है वो दूर होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के प्रबंधन के बारे में और साथ ही बात हो रही है बेर और अनार की खेती के संबंध में भी। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ रत्नागिरी महाराष्ट्र से फोन लाइन पर मौजूद है। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरा प्रश्न ऐसा है कि कचरे की खाद और कंपोस्ट कल्चर खाद
उसमें कौन सा अच्छा खत है? और दूसरी बात, हमारे आम की बाग है जी, 70-80 साल के पुराने दरख्त है, तो एक दरख्त को कितना खत डालना पड़ेगा? जी शिवराज जी, मैं चाहूंगी आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। मेरा प्रश्न ये है कि कच्चे का खत, वर्मी कंपोस्ट और ये कंपोस्ट कल्चर। जी आगे बताइए। तो इसमें कौन सा अच्छा खत है? वर्मी कंपोस्ट अच्छा है कि कंपोस्ट कल्चर अच्छा है? ठीक है। और दूसरी बात जी, हेलो जी, हम तक आपकी आवाज पहुंची। अब आपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए कृपा करके। अच्छा, और दूसरी बात है, आम की बाग है, 70-80 साल के पुराने दरख्त है जी, तो एक दरख्त को कितना खत लगेगा? जी पूछा है कि जो है वर्मी कंपोस्ट अच्छा है या वर्मी कल्चर ज्यादा वर्मी कल्चर ज्यादा अच्छा है? नहीं, वर्मी कल्चर नहीं, कल्चर कंपोस्ट का है। तो कल्चर कंपोस्ट, हाँ, कंपोस्ट कल्चर का है। इन्होंने जो कंपोस्टेड कल्चर के माध्यम से कंपोस्ट बनाई जाती है, तो इन दोनों को यदि कंपैरिजन करें पोषक तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन से, तो वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, जो रेजिड्यू होता है, क्रॉप रेजिड्यू, कल्चर डाल के, क्योंकि वो पूरा डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो उसमें फिर भी बहुत से ऐसे पोषक तत्व रह जाते हैं जिनका रिसाइकलिंग इतनी आसानी से नहीं होता है। तो दोनों का यदि तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं तो दोनों में ये पाया गया है कि हमारा वर्मी कंपोस्ट बेहतर है। जो कंपोस्ट हम बनाते हैं, कल्चर कंपोस्ट, कल्चर डाल के कंपोस्टिंग करते हैं क्रॉप रेजिड्यू की, लेकिन ये दोनों ही खाद अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में। यदि हमें इमीडिएटली जैसे किसी पोषक तत्व की आपूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट, जैसे मैंने अभी बताया कि टमाटर के अंदर जो है तुरंत वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो उससे जल्दी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे जी। और वर्मी कल्चर से जो हम बनाते हैं, जो कंपोस्ट बनाते हैं कल्चर डाल के, वो थोड़ा धीरे धीरे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, बाकी वो भी अच्छी खाद होती है। यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम, मेरे विचार से जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो ज़्यादा बेटर है। जी, वही इनका दूसरा प्रश्न ये भी था कि इनके आम के बाग हैं, तकरीबन 70-80 जो है वो पेड़ हैं, कौन सी खाद जो है वो एक पेड़ के अंदर कितनी खाद डलेगी? बहुत ही संक्षेप में उत्तर दीजिएगा, समय हमारे पास बहुत कम है। जी डॉक्टर शिवे, आप कुछ बताएंगे? नहीं, आम के बाग के बारे में तो थोड़ा सा मतलब मैं बता देता हैं जी। जी जी डॉक्टर मीणा, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल बताएं। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे कि आप आम की बात कर रहे हैं, तो जब 1 साल का पौधा है तो उसमें 10 किलोग्राम आम की खाद, देसी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपको 5 से 7 किलोग्राम प्रति पहले साल में डालनी है। इसी तरह इसको गुणन करते जाएं, दूसरे साल में 20, तीसरे साल में तीसरे साल में 30 किलोग्राम, चौथे साल में 40 किलोग्राम, 5वें साल में 50 किलोग्राम। यानी कि जितने साल का आपका पौधा है उसके अनुसार आप अपने उसमें आम के बाग में ये देसी खाद डालें। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, आप मेटाराइजियम बावेरिया का उपयोग करें, आप पैसिलियोमाइसिस का उपयोग करें, आप दूसरे जो एजेक्टोबैक्टर है उनका प्रयोग करें, जिससे कि आपका पोषक तत्व प्रबंधन अच्छे से हो सके, जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको अभी फिक्सेशन हो सके। साथ ही साथ किसान भाइयों में एक चीज और आपसे ऐड करना चाहूंगा, तमाम जानकारी जो है वो देने के लिए, और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में हमने तमाम जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाई। अब आपको ये बता देते हैं कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय होने वाला है। अगला विषय होगा अमरूद की बागवानी, और हम साथ ही बात करेंगे खरीफ सब्जियों का समसामयिक कार्य। इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप पहले से ही अपने कोई प्रश्न हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और अगर फेसबुक के जरिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आप सभी जानते हैं, आपके लिए फिर से दोहरा दें, 1800-113-060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।